मेरा उपन्यास। जब मैं अपनी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर मेडिकल कॉलेज की दहलीज से बाहर निकला, तब मेरी आयु मात्र 22 वर्ष की थी। पूर्वजों से उत्तराधिकार में मुझे पर्याप्त संपत्ति प्राप्त हुई थी, इसलिए आजीविका चलाने के लिए चिकित्सा के व्यवसाय को अपनाना मेरे लिए कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी। परंतु गांव के सभी गणमान्य जनों ने एक स्वर में यही परामर्श दिया, बेटा, जब तुमने इतनी कठिन तपस्या करके और इतना धन व्यय करके डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी ही कर ली है, तो अब अभ्यास, प्रैक्टिस न करना लोक निंदा का कारण बनेगा और ये कृत्य शोभा नहीं देगा। उनकी ये बात मुझे तर्कसंगत और यथार्थ प्रतीत हुई, किंतु जब मैं स्वयं की भविष्य की उस छवि की कल्पना करता, एक भारी भरकम स्थूल शरीर, क्योंकि सफल डॉक्टर बनने पर निश्चित रूप से मैं दूध मलाई का सेवन अधिक करूंगा, और डॉक्टरी चोगाचपकन धारण किए हुए अत्यंत गंभीर मुख मुद्रा, तो मुझे अपनी ही उस काल्पनिक मूर्ति पर बड़ी हंसी आती। सत्य तो यह है कि डॉक्टर बनने की कोई उच्च अभिलाषा मेरे भीतर कभी अंकुरित ही नहीं हुई थी। मेरे जीवन का यदि कोई एकमात्र और सर्वोच्च लक्ष्य था, तो वह था किसी उपन्यास का नायक बनना। शैशव काल से ही उपन्यासों के पठन पाठन के प्रति मेरे भीतर एक अगाध और अदम्य आसक्ति जागृत हो गई थी। मुझे भली भांति स्मरण है, मेरा पहला उपन्यास बंकिम बाबू का सुप्रसिद्ध आनंदमठ था, और उस समय मेरी अवस्था मात्र 11 वर्ष की रही होगी। उसी वर्ष आनंदमठ का नवीन संस्करण प्रकाशित हुआ था। मेरे मंझले भाई कोलकाता में कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करते थे। दुर्गा पूजा के अवकाश में जब वे घर आए, तो अपने साथ वो पुस्तक भी लाए। घर आते ही उन्होंने अचानक ये उद्घोषणा कर दी कि वे आजीवन अविवाहित रहकर राष्ट्र सेवा हेतु अपना जीवन उत्सर्ग कर देंगे। वे गांव के अन्य नवयुवकों के साथ मिलकर एकांत में बड़ी गुप्त मंत्रणाएं करने लगे। जब मैं उनसे कुछ पूछने का दुस्साहस करता, तो वे मुझे झिड़क देते और केवल इतना ही आश्वासन देते कि जब मैं वयस्क हो जाऊंगा, तब वे मुझे भी दीक्षित करेंगे। मेरा कौतूहल अपनी चरम सीमा पर था। मैंने छिपकर उस आनंदमठ की खोज प्रारंभ की, परंतु मंझले भाई ने उसे न जाने किस गुप्त स्थान पर छिपा रखा था कि लाख प्रयत्न करने पर भी वह मेरे हाथ न लगी। निराश होकर अंततः मैंने उनकी उस गुप्त मंत्रणा सभा में ही सेंध लगाने का निश्चय किया, जिस कक्ष में उनकी सभा बैठती थी। एक दिन अवसर पाकर मैं पूर्व में ही वहां गया और एक बड़ी चौकी के नीचे दुबक कर बैठ गया। उस दिन वहां जो कुछ भी मैंने सुना, उसे वर्तमान में प्रकट करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि आदरणीय भाई साहब अब पूर्वी बंगाल के एक प्रतिष्ठित डिप्टी मजिस्ट्रेट, हाल ही में एक स्वदेशी आंदोलन के मुकदमे में कुछ स्कूली बालकों को कारावास का दंड देकर उनकी पदोन्नति की प्रबल संभावना भी बन गई है। शायद बहुत देर तक उस ठंडी जमीन पर औंधे मुंह पड़े रहने के कारण, या संभवतः अत्यधिक मात्रा में कच्चे इमली के सेवन के फलस्वरूप, ठीक उसके अगले ही दिन मैं भीषण ज्वर की चपेट में आ गया। ज्वर उतरने के बाद भी कई दिनों तक मेरे अति सावधान माता पिता ने मुझे साबूदाना और जौ के पानी, बार्ली के अतिरिक्त कुछ भी स्पर्श नहीं करने दिया। पेट की उस भीषण ज्वाला से व्याकुल होकर जब मैं आहार की खोज में इधर उधर भटक रहा था, तब अचानक वो आनंदमठ पुस्तक मेरे हाथ लग गई। उसी दिन भूख और प्यास को भूलकर मैंने वह संपूर्ण ग्रंथ पढ़ डाला। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, जब मैंने पढ़ा कि अकाल पीड़ित लोग भुने हुए चूहे खा रहे हैं, तब उस समय मेरी जठराग्नि ऐसी प्रज्वलित थी कि मुझे लगा, यदि मुझे भी एक दो भुने हुए चूहे मिल जाते तो मैं भी उन्हें निःसंकोच डकार जाता। उसके उपरांत जैसे जैसे मेरी वय बढ़ती गई, मैं बांग्ला और अंग्रेजी के अनगिनत उपन्यासों को कंठस्थ करने लगा। अपने दैनिक गद्यमय और नीरस जीवन के प्रति मेरे मन में एक गहरी वितृष्णा जागृत होने लगी। अभिभावकों के अत्यधिक दबाव और निरंतर आग्रह के बावजूद मैंने विवाह के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जिस विवाह में पूर्वराग का अभाव हो और जिसमें कोई साहसिक रोमांच, एडवेंचर न हो, उसमें मेरा मन रत्ती भर भी नहीं रमा। उपन्यासों का नायक बनने के मार्ग में यदि कोई विशेष बाधा थी, तो वह थी मेरी शारीरिक संरचना।
मेरा चेहरा और दहेश्ती उपन्यासों के उस आदर्श नायक जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। किंतु विधाता किस युक्ति से अपने किस उद्देश्य को सिद्ध करते हैं, ये समझना मानवीय बुद्धि के परे है। इसी अनायक जैसी दिखने वाली मूर्ति ने ही एक दिन मुझे उपन्यासों के उस जादुई स्वप्नलोक में उतार दिया। अंततः मित्रों के प्रोत्साहन और परामर्श पर मैंने निश्चय किया कि मैं डॉक्टरी का व्यवसाय करूंगा ही। मैंने सोचा कि गांव में रहकर ही चिकित्सा करूंगा, जिससे अपनी पैतृक विषय संपत्ति की देखरेख भी सुगमता से हो सकेगी। इसी संकल्प के साथ दवाइयों की अलमारियां और अन्य आवश्यक यंत्र खरीदने हेतु मैंने कोलकाता की ओर प्रस्थान किया। वो वर्षा ऋतु के दिन थे। कलकत्ता की गलियों में मेघ रह रहकर अपनी जलधारा बरसा रहे थे। मैं शहर के उसी पुराने मेस में जाकर ठहरा था जहां कभी विद्यार्थी जीवन के दिन बिताए थे। मन में विचार था कि सप्ताह भर यहां रुककर बाजार की स्थिति देख परख कर अपनी डिस्पेंसरी के लिए आवश्यक असबाब और दवाइयों की अलमारियां खरीद लूंगा। मेरी वर्षों पुरानी एक अडिग आदत थी, प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान के लिए जाना। कंधे पर एक शुद्ध वस्त्र और अंगोछा रखे, नंगे पांव 7 बजने से पूर्व ही मैं गंगा के तट की ओर निकल पड़ता था। उन दिनों गंगा का जल वर्षा के कारण अत्यंत मटमैला और मटियाला हो जाता था, जिससे वस्त्र शीघ्र ही मैले हो जाते थे। इसलिए मैंने स्नान के निमित्त वस्त्रों की एक स्वतंत्र जोड़ी अलग ही रख छोड़ी थी। कलकत्ता आए अभी 3-4 दिन ही व्यतीत हुए थे। एक दिन गंगा के शीतल जल में डुबकी लगाकर जैसे ही मैं घाट की सीढ़ियों पर चढ़ा और अपने भीगे हुए वस्त्र बदलकर वापस लौटने की तैयारी करने लगा, तभी मेरी दृष्टि एक सज्जन पर पड़ी। वे बड़े हड़बड़ाहट में हनहन करते हुए घाट पर आए और व्याकुल होकर इधर-उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। उनकी वेशभूषा स्नान करने वाले व्यक्ति की नहीं थी। कमीज के ऊपर एक चादर लटक रही थी। आयु अनुमानतः 40 वर्ष रही होगी। उनका चेहरा सूखा हुआ और कांतिहीन था और कई दिनों से क्षौरकर्म, दाढ़ी बनाना न होने के कारण मुखाकृति बड़ी विचित्र और भद्दी दिख रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उनका ध्यान रखने वाला या उनकी सुध लेने वाला संसार में कोई नहीं है। वे घाट पर उपस्थित स्नानार्थियों के बीच बड़ी व्यग्रता से किसी को ढूंढने लगे। अचानक वे मेरे समीप आए और मुझ पर अपनी तीखी दृष्टि गढ़ाते हुए बोले, क्यों भाई, बामुन ठाकुर हो? मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, इसमें तो लेशमात्र भी संदेह नहीं है। किंतु बामुन ठाकुर, रसोइया ब्राह्मण की ये गौरवशाली पदवी मुझे जीवन में पहली बार प्राप्त हुई थी। मुझे लगा कि कदाचित ये महोदय भ्रमवश मुझे कोई और समझ बैठे हैं। मुझे निरुत्तर देखकर वे सज्जन अधीर हो उठे और झुंझलाकर बोले, अरे ये क्या विपत्ति है, उत्तर क्यों नहीं देते? क्या तुम बामुन ठाकुर हो? हाय रे विधाता, मेरा चेहरा भले ही किसी उपन्यास के नायक जैसा तेजस्वी न हो, पर क्या वो बिल्कुल किसी पाचक ब्राह्मण रसोइये जैसा दिखता है? मैं समझ गया कि ये महाशय किसी रसोइये की खोज में भटक रहे हैं। न जाने उस क्षण मेरे मस्तिष्क में क्या कौतूहल जागा। मैंने विनम्रता से उत्तर दिया, आज्ञा है। हाँ, कहीं नौकरी करते हो? जी नहीं। करोगे? कहीं मिले तो अवश्य करूंगा। भोजन बनाना जानते हो? आज्ञा है, ये तो मेरा जातिगत व्यवसाय है। भला इसे कैसे नहीं जानूंगा? घर कहाँ है तुम्हारा? यशोहद, यशोर। नाम क्या है? श्री हाराधन मुखोपाध्याय। कलकत्ता कब आए? यही कोई 4-5 दिन हुए होंगे। नौकरी की तलाश में ही आए हो ना? मैंने किंचित परिहास के स्वर में कहा, जी हां, अन्यथा क्या यहां थिएटर देखने आया हूं। वो सज्जन अचानक तमतमा उठे, बोले, देखो भाई, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है। तुम बड़े असभ्य हो। क्या किसी भद्र पुरुष से बात करने का यही ढंग है? मुझे भीतर ही भीतर बड़ा आनंद आ रहा था। मैंने सोचा कि 2-4 दिन रसोइया बनकर देखने में क्या हानि है। आखिरकार उपन्यास का नायक बनने के लिए एडवेंचर, साहसिक अनुभव का अवसर जो मिल गया था। आता मैंने स्वर को और भी विनीत किया और कहा, आज्ञा है।
मैं तो ठहरा देहाती मानस, मुझे शिष्टाचार का विशेष ज्ञान नहीं है। अपराध क्षमा करें। कर्ता। वे थोड़े नरम पड़े और बोले। फिर कुछ पल सोचकर संदेह भरी नजरों से मुझे निहारते हुए बोले, सचमुच ब्राह्मण हो या केवल वेश बनाया है? कलकत्ता में आजकल हारीमुची जाति के न जाने कितने लड़के गले में एक जनेऊ डाल लेते हैं और ब्राह्मण बनकर घूमते हैं। हाय, धिक्कार है मेरी इस सूरत पर। क्या मेरा चेहरा किसी हारीमुची जैसा भी भ्रम पैदा कर सकता है? उन महाशय की इस सभ्यता कि मैं मन ही मन बड़ी प्रशंसा करने लगा। प्रत्यक्ष में एक विनीत मुस्कान के साथ मैंने कहा, आज्ञा है। मैं इन सब छल प्रपंचों और जालसाजी से कोसों दूर रहता हूं। परंतु वे सज्जन अभी शांत नहीं हुए थे। उन्होंने मेरी जिरह शुरू कर दी। अच्छा, यदि सच्चे ब्राह्मण हो तो जरा गायत्री मंत्र सुनाओ तो। मैंने पूरी श्रद्धा का स्वांग रचते हुए गायत्री मंत्र का पाठ किया। उस समय उस पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हुए मेरे मन में एक गहरी आत्मग्लानि और अनुशोचन उत्पन्न हुआ कि मैं कैसा पाखंड कर रहा हूं। परंतु उन महाशय ने अपने होंठ सिकोड़े और बड़े संशय के साथ सिर हिलाते हुए बोले, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। आजकल बाजार में 4 पैसे की छपी हुई पुस्तकें मिलती है, जिन्हें खरीदकर कोई भी गायत्री और संध्या वंदन रट सकता है। मैंने थोड़े दुख का अभिनय करते हुए कहा, कर्ता, यदि आप विश्वास ही न करें तो मैं क्या कर सकता हूं? अब उनके मुख पर उत्साह की एक क्षीण रेखा उभरी। वे अचानक बोले, अच्छा, ये बताऊं कि यज्ञोपवीत जनेऊ में जो ग्रंथि गांठ दी जाती है वो किस मंत्र से दी जाती है? ये तो किसी छपी हुई किताब में नहीं मिलेगा। मैंने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, भरद्वाजांगिर्सबार स्पत्य प्रवरस्य। ये सुनकर वे संतुष्ट हो गए और बोले, हाँ, अब विश्वास हुआ कि तुम पक्के ब्राह्मण हो। बोलो, क्या वेतन लोगे? मैंने चतुराई से पूछा। कर्ता, जैसा आपका हुक्म हो। नहीं, तुम ही बताओ। कलकत्ता की जो दर रेट बंधी हुई है वही दे दीजिएगा। कितनी? हमारे मेस के रसोइये को 5 रुपए भोजन और वस्त्र मिलते थे, इसलिए मैंने साहस बटोर कर कहा, 5 रुपए। वे सज्जन जैसे बिफर पड़े। 5 रुपए या सीधे 25 रुपए कह दो। तुमसे किसने कह दिया कि कलकत्ता का रेट 5 रुपए है? आज्ञा है। विद्यार्थियों के कई मेस और छात्रावासों में रसोइये को 5 रुपए और भोजन वस्त्र दिए जाते हैं। मेस और गृहस्थ का घर क्या एक समान होता है? मेस की नौकरी तो आज है और कल नहीं। यदि 4 रुपए में राजी हो तो बताओ। 4 रुपए भोजन और साल में 2 धोती और 2 गमछे। मैंने सिर खुजलाते हुए सोच में पड़ने का अभिनय किया और कहा, कर्ता, भला 4 रुपए में मेरा निर्वाह कैसे होगा? मेरा तो बड़ा परिवार है, उन्हें क्या खिलाऊंगा? बड़ा परिवार? कितने खाने वाले हैं? आज्ञा है। वृद्ध माता पिता है, भाई है। बाधा डालते हुए वे बोले, ईश, रसोइया बनकर तुम बूढ़े मां बाप और भाई को पालोगे? मेरा वेतन 100 रुपए है और मैं ही यह सब नहीं कर पाता। अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाने में ही सारे पैसे उड़ जाते हैं। तुम उन 4 रुपयों में से 1 रुपया अपने लिए बचाना और 3 रुपए प्रतिमाह अपनी पत्नी को भेज देना। आज्ञा है, मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है। क्या तुम कुलीन ब्राह्मण हो और अब तक अविवाहित हो? जी हां। क्यों? क्या तुम में कोई दोष वोश है? दोष? केवल एक ही दोष है कर्ता, दरिद्रता। मुझ जैसे निर्धन को अपनी कन्या कौन देगा? वे दार्शनिक भाव में बोले, विवाह नहीं किया तो बहुत अच्छा किया। साहब लोग जब तक स्वयं अच्छी कमाई नहीं करने लगते तब तक विवाह नहीं करते। यदि तुम अंग्रेजी जानते तो उनकी पुस्तकों में यही पढ़ते। हमारे दफ्तर के छोटे साहब 500 रुपए कमाते हैं पर अभी तक कुंवारे हैं। मैंने 4 के स्थान पर 5 रुपए करवाने के लिए बहुत अनुन्य विनय की। अंततः 4.5 रुपए पर समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि यदि मैं निष्ठा से कार्य करूंगा और भागूंगा नहीं तो वर्ष के अंत में वेतन वृद्धि पर विचार
किया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि मुझे अभी इसी समय उनके साथ कार्य पर चलना होगा। उनकी धर्मपत्नी रुग्ण है और पिछले 2 दिनों से रसोइये के भाग जाने के कारण वे घोर विपत्ति में पड़ गए हैं। इस प्रकार एक सर्वथा अकल्पनीय और विचित्र परिस्थिति में मैं पाचक ब्राह्मण का स्वांग रचे उन बाबू साहब के पीछे पीछे चल दिया। मन ही मन विचार करने लगा कि न जाने कितनी ही अनन्य आराधनों और प्रतीक्षा के पश्चात अंततः मेरे भाग्य ने मुझे ये एक एडवेंचर परोसा है। अब देखना यह है कि इस रसोई के धुएं और बर्तनों के शोर के बीच से कोई नया रहस्य हाथ लगता है या नहीं। उन बाबू साहब का नाम कालीकांत राय था। वे जाति के ब्राह्मण थे और उनका निवास चौर बागान की एक तंग गली में था। जैसे ही मैंने उनके घर के भीतर चरण रखे, देखा कि छोटे से आंगन में आम की गुठलियां, जूठे भात्तरकारी के अवशेष और पत्तलों के ढेर किसी पर्वत की भांति स्तूप बनकर पड़े हैं। आंगन के एक कोने में जल का एक नल था, जिसके समीप एक बड़ी सी हौद बनी थी। नल के मुंह पर कपड़े की कतरन से बांधकर बांस का एक पोंगा लटकाया गया था, जिससे होकर जल की धार हौद में गिर रही थी। कालीकांत बाबू ने भीतर प्रवेश करते ही ऊपर दूसरी मंजिल की ओर मुख किया और पुकारा, गिन्नी, ओ गिन्नी। उनकी वह भारी आवाज सुनकर ऊपर के बरामदे में एक बालिका आकर खड़ी हो गई। उसने संकेत से टोकते हुए कहा, बाबा, चिल्लाइए मत, मां अभी निद्रा में है। वही हमारी आंखों के प्रथम मिलन का क्षण था। उस दृश्य को देख मुझे बरबस रोमियो जूलियट का वो प्रसिद्ध बालकनी दृश्य स्मरण हो आया। मेरी वह जूलियट खुले केशों के साथ ऊपर खड़ी थी और नीचे खड़ा था पाचक ब्राह्मण रूपी ये रोमियो। कंधे पर गमछा, हाथ में गीला जनेऊ और आंखों में मुग्धता। जूलियट की आयु 14 वर्ष थी और अपनी इस जूलियट की वय भी मैंने उतनी ही अनुमानित की। उसके शरीर का वर्ण इतालवी जूलियट की तुलना में भले ही किंचित श्याम रहा हो, किंतु उसके मुख और नेत्रों का लावण्य किसी भी सुंदरी को परास्त करने हेतु पर्याप्त था। कालीकांत बाबू बोले, प्रिया, जरा नीचे तो आ बेटा। प्रिया? क्या इसका पूर्ण नाम प्रियतमा है या प्रियमुदा? प्रियबाला भी हो सकता है, पर मन ने कहा प्रियतमा ना हो तो ही श्रेयस्कर है। क्या संसार के समस्त लोग उसे प्रियतमा कहकर ही संबोधित करेंगे? प्रियबाला नाम मधुर अवश्य है, किंतु प्रियमुदा में एक काव्यमय सुगंध है। प्रियमुदा शकुंतला की सखी है, जबकि प्रियबाला तो मात्र आधुनिक उपन्यासों की उपज है। पैरों की झांझर और बिछिया की छम छम ध्वनि के साथ वह बालिका सीढ़ियों से नीचे उतर आई। अपने पिता के पार्श्व में खड़ी होकर वो अपनी जिज्ञासु नजरों से उनके मुख की ओर देखने लगी। मेरी ओर संकेत कर कालीकांत बाबू बोले, प्रिया देख, मैं एक बामुन ठाकुर ले आया हूं। इसे रसोई की सारी सामग्री और स्थान समझा दे। हाय, ऐसी भूमिका तो किसी महाकाव्य में भी नहीं लिखी गई होगी। क्या उस बालिका ने परियों और राजकुमारों की गाथाएं पढ़कर कभी जागते या सोते में ये स्वप्न देखा होगा कि उससे विवाह करने हेतु किसी पुष्पमय राज्य का राजकुमार आकर उसके सम्मुख खड़ा है? क्या उसके किशोर हृदय में कभी किसी पाचक ब्राह्मण ने अपनी छवि अंकित की होगी? मेरे कवित्व में विचारों की धारा को तोड़ते हुए बाबू साहब कड़क कर बोले, 8 बज रहे हैं, 10 बजे के दफ्तर के लिए भोजन तैयार चाहिए। कर सकोगे? मैंने विनीत भाव से कहा, आज्ञा है, चेष्टा करता हूं। जो भी हो, जल्दी से 2 मुट्ठी भात और दाल बना लो। 2 चूल्हे सुलगाकर एक ओर चावल और दूसरी ओर दाल चढ़ा दो। मैं बाजार से मछली लेकर आता हूं। तरकारी और मसाले सब भीतर घर में ही हैं। प्रिया ने धीमे से कहा, हाँ, सब सामग्री है। इसके पश्चात बाबू साहब एक गमछा लेकर मछली खरीदने निकल पड़े। मैंने तब उस बालिका से पूछा, बेटी, रसोई घर किस ओर है? इस ओर आइए। कहते हुए प्रिया मुझे साथ लेकर दूसरे बरामदे की ओर बढ़ी। एक कक्ष की सांकल खोलते हुए उसने कहा, यही रसोई घर है। भीतर झांका तो देखा कि चूल्हे की अग्नि अभी शांत थी। मैंने कहा, अभी तो कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। कहा, क्या रखा है? जरा चूल्हा तो सुलगा दो। बालिका ने मरु स्वर में कहा,
हमारे घर में कोई नौकरानी नहीं है। 1 महीना हुआ जब वो भाग गई थी। मां ने निश्चय किया है कि अब कोई झी नहीं रखेंगी। मैं ही सारा गृह कार्य करती हूं। मैं चूल्हा सुलगाए देती हूं। देखा कि कक्ष के एक कोने में कोयले का ढेर लगा है। मैंने सहानुभूतिपूर्वक कहा, कोई झी नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं ही सुलगाता हूं। तुम्हें व्यर्थ कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर मैं कोयले के ढेर के पास गया और एक डलिया में भरकर कोयला ले आया। फिर चूल्हा जलाने का उपक्रम करने लगा। ये कार्य इतना दुष्कर और पसीने छुड़ाने वाला होगा, ये मुझे पूर्व में ज्ञात न था। प्रिया वहीं खड़ी खड़ी मेरा तमाशा देख रही थी और अपनी मुस्कान को दबाने का असफल प्रयास कर रही थी। अंततः वो बोल ही पड़ी, क्या कोयला इसी तरह सुलगाया जाता है? मैंने हताश होकर पूछा, तो फिर कैसे सुलगाते हैं? तुम ही बता दो। हटिए, मैं सुलगाती हूं। आप तब तक इस मछली के झोल के लिए आलू और परवल काट लीजिए। इस मलिन और श्रमसाध्य कार्य में उस सुकोमल बालिका को नियुक्त होते देख मेरे हृदय में पीड़ा होने लगी। किंतु क्या करूं, कोई मार्ग न था। यदि 10 बजे तक भोजन न मिला तो बाबू साहब निश्चित रूप से प्रलय मचा देंगे। तक कोयले का चूल्हा उस बालिका के सुपुर्द कर हाथ धोकर मैं तरकारी काटने बैठ गया। अनुभव हुआ कि उस बंटी पर तरकारी काटना टेढ़ी खीर है। छुरी से तो काम फिर भी चल जाता है। हमारे मेस में जब रसोइया भाग जाता था तब हम सब छुरी लेकर ही सब्जियां काटा करते थे। अतः किसी प्रकार बड़ी सावधानी से काटने लगा, क्योंकि मन में निरंतर ये भय बना था कि कहीं हाथ न कट जाए। चूल्हा सुलगाकर प्रिया मेरे समीप आकर खड़ी हो गई। अपने गाल पर हाथ रखकर वो अचरज से बोली, ओ हरि बोल। मैंने सशंकित होकर पूछा, क्या हुआ? क्या मछली के झोल के लिए आलू ऐसे काटे जाते हैं? क्यों, क्या हुआ? मछली के झोल के लिए आलू क्या गोल गोल चक्र की तरह काटे जाते हैं? ये तो आलू भाजा, चिप्स के लिए है। झोल के लिए तो आलू के लंबे 4 टुकड़े चौचीर करने होते हैं। मैं अत्यंत अप्रतिभ होकर बोला, ओ, ये बात है। प्रिया ने दया भाव से कहा, हटिए, मैं काटती हूं। मैं हट गया और चूल्हे के पास जाकर पंखे से हवा करने लगा। बालिका ने किंचित हंसते हुए पूछा, क्या भोजन बनाना जानते भी हो, या वह भी इसी प्रकार का है? भीतर ही भीतर असीम कौतूहल का अनुभव करते हुए मैंने कहा, हाँ, वो भी कुछ इसी प्रकार का है। इसी प्रकार का? तो क्या इससे पूर्व तुमने यह कार्य कभी नहीं किया? क्या ये पहला अवसर है? हाँ, ये प्रथम अवसर है। तो फिर तुमने ये नौकरी ली ही क्यों? अब भला मैं ये उत्तर कैसे देता कि मैंने ये नौकरी क्यों ली है? यदि सत्य प्रकट कर देता तो सारा खेल ही बिगड़ जाता। मैंने निश्चय किया कि 2 दिन पश्चात जब यहां से विदा लूंगा तो किसी और को न सही पर इस बालिका को सत्य बताकर अवश्य जाऊंगा। मुझे मौन देखकर बालिका ने मेरे मौन का कोई और ही अर्थ निकाल लिया। उसका मुख करुणा और सहानुभूति से भर गया। उसे लगा कि उसने कोई अनुचित प्रश्न पूछ लिया है। वो प्रायश्चित के स्वर में बोली, शायद तुम बहुत निर्धन हो, है ना? मैंने अपनी आंखें झुका ली और धीरे से सिर हिला दिया। उसकी सहानुभूति को और प्रगाढ़ करने हेतु मैंने कहा, मैं नया हूं, कुछ जानता भी नहीं। यदि तुम्हारे पिता को यह ज्ञात हो गया तो क्या वे मुझे पीटेंगे? शायद वे मुझे निकाल दें। बालिका ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं सब कुछ आपको समझा दूंगी और 2 ही दिनों में आप सब सीख जाएंगे। तुम्हारी मां को ज्ञात नहीं होगा? मां भला रसोई घर में कब आती हैं? वे तो ऊपर ही रहती हैं। सुना है कि वे अस्वस्थ हैं। क्या रोग है उन्हें? कभी सिर में पीड़ा तो कभी कुछ और। उनकी ओर से कोई भय नहीं है। हाँ, वे डांटती बहुत है पर ऊपर से ही चिल्लाती है। सीढ़ियां चढ़ने उतरने में उनकी सांस खुलने लगती है। बहुत डांटती हैं। शायद इसीलिए घर के झी और बामुन सब भाग खड़े होते हैं। बालिका ये सुनकर किंचित लज्जित हुई। बात बदलने हेतु मैंने पूछा, तुम्हारा शुभ नाम क्या है?
प्रियमवदा। प्रियमवदा, वाह, बड़ा ही सुंदर नाम है। वो बालिका लज्जा से सिर झुकाकर खड़ी हो गई। मैंने पुनः पूछा, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? मेरा अपना एक सगा भाई है, पर मैंने बाहर 2-3 और छोटे बालक देखे थे। वे भी मेरे भाई बहन ही हैं, पर वे इस मां, सौतेली मां की संतानें हैं। अब मैं समझ गया कि गृह स्वामिनी प्रियमुदा की विमाता है। यह भी समझ में आ गया कि घर में जी नौकरानी अब क्यों नहीं रखी जाएगी। उस कोमल बालिका के प्रति मेरा हृदय सहानुभूति से भर उठा। इसी समय कालीकांत बाबू हाथ में मछली लिए उपस्थित हुए। बाहर खड़े होकर उन्होंने पूछा, काम कहाँ तक पहुंचा? मैंने उत्तर दिया, आज्ञा है, अब अधिक विलंब नहीं है। जो भी हो झटपट करो, समझे, अधिक आडंबर की आवश्यकता नहीं है। मेरे दफ्तर जाने के बाद बाकी सब धीरे धीरे करते रहना। इतना कहकर वे ऊपर चले गए। प्रारंभ में मेरा विचार यही था कि 2-4 दिन इस रसोइयागरी का रसास्वादन करूंगा और फिर अपने उन महान पूर्ववर्तियों के पदचिह्नों पर चलते हुए चंपत हो जाऊंगा, अर्थात पलायन कर जाऊंगा। किंतु आज पूरा 1 मास व्यतीत हो चुका है और मैं अभी भी अडिग भाव से अपनी इस नौकरी पर डटा हुआ हूं। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रियमवदा का वो सुकोमल और निष्पाप मुखमंडल मेरे लिए स्वर्ण श्रृंखला के समान एक मधुर बंधन बन गया है। विडंबना देखिए कि प्रियमुदा मुझे अब भी मात्र एक रांधुनी बामुन और रसोइया ब्राह्मण ही समझती है। यद्यपि उसके व्यवहार से ये स्पष्ट झलकता है कि वो मुझे अन्य साधारण रसोइयों से किंचित भिन्न और उच्च कोटि का व्यक्ति मानती है। प्रियमुदा को बांग्ला भाषा का प्राथमिक ज्ञान तो था ही, सो मैंने रसोई घर में गृह कार्य के अंतराल में उसे पढ़ाना आरंभ कर दिया। इस 1 मास की अल्पावधि में ही उसने बांग्ला साहित्य की 2-3 श्रेष्ठ पुस्तकें चाट डाली। एक दिन उसने बड़ी मासूमियत से मुझसे पूछा था, तुम रसोइया ब्राह्मण बनने के बजाय किसी विद्यालय के पंडित क्यों नहीं बन गए? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वही करने का विचार किया है, बस तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाए, फिर मैं भी ये नौकरी त्याग कर चला जाऊंगा। विवाह का प्रसंग छिड़ते ही उस बालिका के कपोल लज्जा की अरुणिमा से दहक उठे। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि प्रियमवदा की आयु 14 नहीं अपितु मात्र 13 वर्ष है, किंतु अपनी वय की तुलना में वो कुछ अधिक सयानी और बड़ी दिखाई देती थी। प्रारंभ में मुझे बड़ा विस्मय होता था कि इतनी बड़ी कन्या का अभी तक पाणिग्रहण क्यों नहीं हुआ। धीरे धीरे सत्य उद्घाटित हुआ। कालीकांत बाबू के पुत्रों के गृह शिक्षक, प्राइवेट मास्टर से ज्ञात हुआ कि प्रियमवदा के विवाह के संबंध तो आते हैं, किंतु ये महाशय जितना सस्ता वर खोजते हैं, उस अल्प मूल्य में कोई सुयोग्य पात्र उपलब्ध नहीं होता। ये सुनते ही मैंने मन ही मन एक संकल्प कर लिया कि एक दिन कालीकांत बाबू के सम्मुख अपना वास्तविक परिचय देकर उनकी कन्या का हाथ मांग लूंगा। 2-3 दिन के उस संक्षिप्त परिचय ने ही मेरे हृदय में सुख का संचार करना प्रारंभ कर दिया था, और वह सुख दिनों-दिन प्रगाढ़ होता जा रहा था। उस सान्निध्य से बिछड़ने का विचार मात्र अब मेरे लिए असहनीय पीड़ा बन गया था। भाद्रपद भादो का महीना था। रात्रि में शयन हेतु मैंने कुछ दूरी पर एक स्वतंत्र कक्ष किराए पर ले रखा था। कार्य समाप्त कर मैं दिन और रात का शेष समय वही व्यतीत करता था। अधिक धन व्यय कर मैंने वह कमरा लिया था। उसे चित्रों, उत्कृष्ट पुस्तकों और आरामदायक सुख साधनों से सुसज्जित किया था, किंतु आश्चर्य, वहां मुझे तनिक भी सुख प्राप्त नहीं होता था। वह अर्ध अंधकारमय, धुएं से मलिन और अत्यंत साधारण सा रसोई घर ही मेरे सुख का एकमात्र स्वर्ग बन गया था। कभी कभी आधी रात को जब निद्रा भंग होती तो बाहर घनघोर अंधकार में मेघों का गर्जन सुनाई देता, मूसलाधार वृष्टि होने लगती। तब प्रियमवदा के स्मरण मात्र से सुखद कल्पनाएं मेरे मन को घेर लेती। शास्त्रानुसार भाद्रपद में हिंदुओं के विवाह वर्जित है। मैंने योजना बना ली थी कि जैसे ही अश्विन का मास लगेगा, मैं कालीकांत बाबू से बात करूंगा और दुर्गा पूजा से पूर्व ही प्रियमवदा से विवाह कर उसे अपने घर ले जाऊंगा। किंतु मन में रह रहकर शंका के नाग भी डसते थे। यदि कालीकांत बाबू ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो,
यद्यपि अस्वीकार करने का कोई ठोस कारण मुझे दिखाई नहीं देता था, फिर भी आशंका बनी रहती थी। यदि मेरे भाग्य में प्रियमदा का सुख नहीं लिखा है तो क्या होगा? मैं ये दीर्घ जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? तब विद्यापति के वे पद मेरे अंतर्मन में गूंजने लगते। ए भरा बादर, माह भादर, शून्य मंदिर मोर, क्या मेरा ये मंदिर सदैव के लिए रिक्त रह जाएगा? किंतु अश्विन मास के आगमन से पूर्व ही एक ऐसी अभावनीय घटना घटी जिसने प्रियमदा की प्राप्ति को न केवल संभव बल्कि अनिवार्य बना दिया। जिस अमृत को पाने के लिए मैं तृष्णा से व्याकुल था, उसे स्वयं नियति मेरे अधरों तक ले आई और कहा, पान करो, तुम्हें पान करना ही होगा। एक दिन प्रातः जब मैं कार्य पर पहुंचा तो देखा कि प्रियमुदा ने देह पर एक ऊनी चादर ओढ़ रखी है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि रात्रि में उसे ज्वर हुआ था और अब भी देह में सिहरन हो रही है। अगले दिन भी यही स्थिति रही। उस तपते हुए शरीर और उपवास की अवस्था में भी प्रियमुदा अपने दैनिक गृह कार्यों में जुटी रही, और वे कार्य कोई साधारण न थे। बर्तन मांजना, वस्त्र धोना, रसोइया होने के नाते जो कार्य नौकरानी के हिस्से के थे वे सब उसे ही करने पड़ते थे। मुझसे रहा न गया। मैंने कालीकांत बाबू से निवेदन किया, आपकी कन्या का स्वास्थ्य अत्यंत जर्जर है, कम से कम एक अस्थायी नौकरानी का प्रबंध करना उचित होगा। सुनते ही बाबू साहब भड़क उठे, कहना तो सरल है, पर मैं कहां से लाऊं तत्काल नौकरानी? मुझे अत्यंत क्रोध आया और उससे भी अधिक पीड़ा हुई। प्रियमुदा के प्रति ये घोर उपेक्षा मेरे लिए असहनीय होने लगी। यद्यपि मुझे कलकत्ता में नौकरानियों के ठिकानों का ज्ञान न था, फिर भी मैंने कहा, क्या मैं कहीं खोज करने का प्रयास करूं? मिले तो देखो, कहकर बाबू साहब ने मुख मरोड़ा और चलते बने। उस दिन मैंने बहुत खोज की, किंतु सफलता हाथ न लगी। विपत्ति और बढ़ गई। प्रियमुदा साबूदाना और जौ का पानी छूना भी नहीं चाहती थी। पहले दिन वह पूर्णतः निराहार रही। दूसरे दिन उसके लिए मात्र एक पैसे की खील की व्यवस्था की गई। प्रियमुदा ने उसे चखते हुए कातर स्वर में कहा, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने संकोच से पूछा, तो फिर तुम्हारा क्या खाने का मन है? यदि कहीं से एक अनार मिल जाता तो खा लेती। अगले दिन मैंने बाबू साहब से कहा, प्रिया साबूदाना नहीं खा पा रही है, यदि उसके लिए कुछ अनार या अंगूर मंगवा देते तो स्वास्थ्य में लाभ होता। बाबू साहब चिढ़कर बोले, अनार, अंगूर, ज्वर की अवस्था में ये सब खिलाना साक्षात यमराज को निमंत्रण देना है। ये वस्तुएं अत्यंत शीतल होती हैं, तुरंत विकार उत्पन्न कर देंगी। मैं मौन रह गया, जबकि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि पिछले सप्ताह जब बाबू साहब की प्रिय दूसरी पत्नी का पुत्र बीमार पड़ा था, तब घर में अनार, अंगूर और बिस्कुटों की बाढ़ आ गई थी। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि आज संध्या को मैं स्वयं प्रिय के लिए खाद्य सामग्री लाऊंगा। यदि उन्हें रुष्ट होना है तो हो जाए। उस दिन लौटते समय मैं अंगूर का एक डिब्बा, कुछ अनार और बिस्कुट लेकर आया, किंतु उस दिन प्रियमुदा नीचे नहीं आई। उसके छोटे भाई सुधीर चंद्र से पूछने पर ज्ञात हुआ कि ज्वर का वेग अत्यंत तीव्र है। अशांत मन से मैंने संध्या का कार्य पूर्ण किया। उस रात्रि अपने कक्ष में मुझे पल भर को भी निद्रा नहीं आई। अगले दिन प्रातः मैंने पुनः सुधीर से पूछा, तुम्हारी दीदी कैसी हैं? दीदी रात भर केवल जल जल पुकारती रही। क्या देह बहुत गर्म है? बिल्कुल दहकती आग जैसी। अभी कैसी है? अभी निद्रा में है। रात्रि में उनके समीप कौन था? मैं ही था। मैं और दीदी एक ही कक्ष में सोते हैं ना? क्या तुम्हारे माता या पिता उन्हें देखने नहीं आए? पिताजी सोने जाने से पहले एक बार आए थे। देर रात जब दीदी मामा पुकारते हुए विलाप कर रही थी, तब मां एक बार उठी थी। उन्होंने बाहर खिड़की से ही झिड़कते हुए कहा, इतना चीख क्यों रही है? क्या पूरे घर की नींद हराम करेगी? चुपचाप पड़ी रह कुलच्छनी। ये सुनकर दीदी भय के मारे चुप हो गई और सिसकती रही। मैं आज तक कभी ऊपर की मंजिल पर नहीं गया था। कमरों की स्थिति से अनभिज्ञ था। गृह स्वामिनी का भोजन सदैव प्रियमदा ही ऊपर लेकर जाती थी।
कल संध्या को पहली बार बाबू स्वयं भोजन ले गए थे। मैंने सुधीर से पूछा, तुम और तुम्हारी दीदी जिस कमरे में रहते हो वो कहाँ है? सीढ़ियां चढ़ते ही बाईं ओर वाला कक्ष। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज कार्य समाप्ति के पश्चात मैं स्वयं ऊपर जाकर प्रियमुदा को देखूंगा। सुधीर से कहा, देखो, तुम आज विद्यालय मत जाना। तुम्हारी दीदी की देखरेख के लिए कोई नहीं है। प्रातः 7 बजे मैंने देखा कि बाबू चादर ओढ़कर बाहर निकल रहे हैं। मुझे लगा शायद चिकित्सक को लेने जा रहे हैं। 1 घंटे बाद लौटे तो साथ में डॉक्टर नहीं बल्कि एक नौकरानी थी। वे बोले, एक नौकरानी ले आया हूं, इसे समझा दो कि क्या क्या कार्य करने हैं। 2 दिन पूर्व तक, जब तक प्रिया बिस्तर से नहीं लग गई थी, तब तक नौकरानी अप्राप्य थी। आज वही सुलभ हो गई। यदि कुछ दिन पहले आ जाती तो शायद वह बच्ची इतनी रुग्ण न होती। उस व्यक्ति के प्रति घृणा से मेरा रोम रोम विषैला हो उठा। छी, क्या पुनर्विवाह करने पर व्यक्ति अपनी ही संतान के प्रति इतना निष्ठुर और पाषाण हृदय हो जाता है? क्या वह साक्षात कसाई बन जाता है? न डॉक्टर, न औषधि, न उचित पथ्य। मैंने प्रतिज्ञा की कि आज मैं ऊपर जाऊंगा, प्रियमुदा का परीक्षण करूंगा और स्वयं उसकी औषधि व पथ्य की व्यवस्था करूंगा। मैं स्वयं एक चिकित्सक हूं। इस तथ्य पर आज मुझे जीवन में पहली बार गर्व और संतोष हुआ। यथा समय बाबू दफ्तर चले गए। सुधीर को छोड़कर शेष बालक विद्यालय चले गए। गृह स्वामिनी का भोजन ऊपर पहुंचाकर जब मैं निवृत्त हुआ तो सुधीर से कहा, चलो तुम्हारी दीदी को देखते हैं। सुधीर के साथ मैं ऊपर पहुंचा और प्रियमुदा के कक्ष में प्रविष्ट हुआ। फर्श पर एक मलिन और जर्जर बिछौना पड़ा था, जिस पर वह बालिका पीड़ा से छटपटा रही थी। मैं वहीं जमीन पर उसके समीप बैठ गया। उसका कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, प्रिया, कैसी हो तुम? प्रिया ने अपनी बोझिल आंखें खोली। मुझे देखकर चौंक कर बोली, बामुन ठाकुर, मेरा सिर फटा जा रहा है, मैं क्या करूं? मैंने देखा उसे प्रचंड सर्दी ज्वर था। मैंने सांत्वना देते हुए कहा, सिर में तीव्र पीड़ा है, ठहरो, मैं अभी इसे ठीक किए देता हूं। मैं तुरंत रसोई में गया, सरसों का तेल गरम किया और एक पात्र में धधकते अंगारे लिए। ऊपर जाकर मैंने प्रियमुदा के तलवों पर वह उष्ण तेल 10 मिनट तक बड़े वेग से मलना शुरू किया। कुछ देर बाद पूछा, अब मस्तक की पीड़ा कैसी है? प्रिया बुदबुदाई, अब बहुत शांति है, कष्ट कम हो गया है। तब मैं पुनः उसके समीप बैठा। एक चिकित्सक की भांति उसका सूक्ष्म परीक्षण किया, प्रश्न पूछे और एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया। मैंने कहा, प्रिया, तुम बस लेटी रहो, मैं 1 घंटे के भीतर तुम्हारे लिए औषधि लेकर आता हूं। मैं बाहर निकला, एक बग्घी किराए पर ली और शहर के एक प्रथम श्रेणी के औषधालय से उत्तम दवाइयां तैयार करवा कर ले आया। उस दिन संध्या होते होते प्रिया के स्वास्थ्य में आशातीत सुधार दिखाई देने लगा। इस प्रकार 3-4 दिनों तक मैंने गुप्त रूप से उसका उपचार जारी रखा। पहले दिन मुझे लगा था कि यदि बाबू साहब को ज्ञात हुआ कि मैं अपने व्यय पर औषधि और पथ्य की व्यवस्था कर रहा हूं तो वे क्रुद्ध होंगे, किंतु परिणाम सर्वथा विपरीत था। उनमें न अनुराग था न विराग, उनका भाव तो पूर्णतः उपेक्षा का था। जीती है तो जिए, मरती है तो मरे। मैंने मन ही मन आशा की कि जब मैं उनके सम्मुख जामाता बनने का प्रस्ताव लेकर खड़ा होऊंगा तब भी वे इसी उपेक्षा भाव से प्रियमुदा का हाथ मेरे हाथों में सौंप दें। किंतु शीघ्र ही एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे अपना वास्तविक परिचय देने के लिए विवश कर दिया और याचक के स्थान पर रक्षक बना दिया। प्रियमुदा दिन प्रतिदिन स्वस्थ होने लगी। उसकी देह की वह पीलापन भरी रुग्णता अब धीरे धीरे विदा हो रही थी। अब स्थिति ये थी कि किसी भी प्रकार के अवरोध या आपत्ति के बिना मैं संपूर्ण दोपहर और ढलती हुई सुनहरी रश्मियों वाला अपराह्न काल उसी के समीप व्यतीत करने लगा था। मैं उसे संसार की अनगिनत अद्भुत कहानियां सुनाता, उसके लिए चुन चुन कर उच्च कोटि की साहित्यिक पुस्तकें लाता, जिन्हें वो बड़े चाव से पढ़ती। उस दिन की बात है,
मैं म्यूनिसिपल मार्केट गया और वहां से विशेष रूप से चुनकर अधिक मूल्य चुकाकर काले अंगूरों का एक गुच्छा ले आया। प्रियमुदा ने उनमें से कुछ अंगूर बड़े चाव से खाए और फिर बड़ी आत्मीयता से मुझसे भी आग्रह किया, बामुन ठाकुर, आप भी तो चखिए। उसके इस स्नेहपूर्ण हट को मैं टाल न सका और मैंने भी एक दो दाने मुंह में डाल लिए। भाद्रपद मास का अंतिम समय था। आकाश से जैसे आग बरस रही थी। बड़ी भीषण उमस और गर्मी थी। मैंने देखा प्रियमवदा के सुकुमार ललाट पर स्वेद की नन्ही नन्ही बूंदें चमक उठी हैं। ये देख मैंने तुरंत हाथ वाला पंखा उठा लिया और बड़ी कोमलता से उसे मंद मंद हवा करने लगा। पंखे की उस शीतल बयार में प्रियमवदा की आंखें बोझिल होने लगी और वह निद्रा के आगोश में समा गई। लंबे समय से तेल के अभाव में उसके केश कुछ झड़ गए थे और विरल हो गए थे। हवा के झोंकों से उसके ललाट के किनारों पर बिखरी अलके इधर उधर उड़कर उसके मुखमंडल पर अटखेलिया कर रही थी। मैं बड़ी तृष्णा और अनुराग भरी नजरों से उसके उस पांडुवर्ण किंतु कांतिमय मुख की ओर निहारता रहा। आज भाद्रपद का अंतिम सप्ताह व्यतीत हो रहा था। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि ठीक एक सप्ताह पश्चात मैं कालीकांत बाबू के समक्ष अधिकार के साथ विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। शारदीय नवरात्रि और पूजा से पूर्व ही मैं उसे अपनी वधू बना लूंगा। इन बीते हुए दिनों में मुझे प्रियमवदा के हृदय में अपने प्रति उस अगाध स्नेह और आकर्षण के पर्याप्त प्रमाण मिल चुके थे। वो अब मुझे मात्र एक रसोइया नहीं बल्कि अपना परम आत्मीय, अपना रक्षक समझने लगी थी। जिस बालिका को मैं अति शीघ्र अपनी धर्मपत्नी बनाकर संसार का समस्त सुख देना चाहता था, वो आज पूर्ण विश्वास के साथ मेरी छाया में मेरे अत्यंत समीप निश्चिंत होकर सोई हुई थी। जिस बहुमूल्य मणि को मैं शीघ्र ही अपने कंठ का हार बनाकर जीवन भर बड़े जतन से सहेजने वाला था, मैं आज उसी के एकांत सिहाने बैठा था। भावनाओं के उस तीव्र आवेग में मैं किंचित झुका और अंगूर के रस से भीगे हुए अंगूर के समान ही अत्यंत कोमल और लावण्यमयी उसके अधरों का मैंने एक बार धीरे से चुंबन किया। जैसे ही मैंने मस्तक उठाया, मेरी दृष्टि उस खिड़की पर पड़ी जो बाहर बरामदे की ओर खुलती थी। वहां एक महिला खड़ी थी। मेरे अंतर्मन ने तुरंत संकेत दिया कि वह और कोई नहीं, स्वयं गृह स्वामिनी है। मुझे देखते ही वे बिजली की गति से वहां से ओझल हो गई। उसी दिन संध्या समय जब मैं रसोई घर के धुएं और बर्तनों के बीच व्यस्त था, अचानक बाहर से बाबू साहब की कड़कती हुई आवाज गूंजी, मुख हुए, आज्ञा है कर्ता, जरा इधर तो आओ। बाबू का स्वर क्रोध से भरा था। अब माजरा क्या है, ये समझने में मुझे तनिक भी देर नहीं लगी। मैं मन ही मन मुस्कुराया और निर्भय होकर बाहर आया। बालक जिस कक्ष में अपने गृह शिक्षक से पढ़ते थे, वह इस समय रिक्त था। कालीकांत बाबू मुझे उसी कक्ष में खींच ले गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल थी। उन्होंने मुझ पर अपनी तीखी दृष्टि गढ़ाते हुए पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या सुन रहे हैं कर्ता? मैंने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या तुम्हें ज्ञात है कि प्रियमुदा अब कोई छोटी बालिका नहीं रही? जी, भली भांति ज्ञात है। मैंने तुम्हें अत्यंत सचरित्र और भद्र समझकर बीमारी के समय प्रियमुदा की सेवा टहल करने की अनुमति दी। इसमें कोई आपत्ति नहीं की। क्या तुम्हें इसका आभास है? ये तो आपका असीम अनुग्रह है कर्ता। बाबू ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुमने प्रियमुदा का चुंबन लिया है? जी, लिया है। क्या तुम्हें भान है कि तुमने ये कैसा घृणित कार्य किया है कर्ता? अब आप ही बताइए। बाबू और भी उग्र होकर बोले, पीनल कोड की एक विशिष्ट धारा के अनुसार ये एक दंडनीय अपराध है। यदि मैं अभी इसी क्षण पुलिस कचहरी जाकर तुम्हारे विरुद्ध नलीना दर्ज करा दूं, तो जानते हो क्या होगा? मैं एक नितांत सीधे सादे और भयभीत व्यक्ति का स्वांग रचते हुए बोला, क्या होगा कर्ता? जेल होगी तुम्हें। जेल? अहर, क्या कह रहे हैं आप? बाबू ने बड़ी गंभीरता से डराते हुए कहा, जेल। उस दिन मैंने बमवासी समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक मुस्लिम युवक ने एक यूरेशियन बालिका का बलपूर्वक चुंबन लिया था।
जिसके लिए उसे 6 सप्ताह के कारावास का दंड मिला। मैं अपने अभिनय को और भी गहरा करते हुए कांपते स्वर में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? तब मेरा क्या होगा कर्ता? मेरा सर्वस्व लुट जाएगा। बाबू ने पैंतरा बदलते हुए पूछा, यदि मैं तुम्हारे विरुद्ध मुकदमा कर दूं तो तुम क्या करोगे? मैंने कातर स्वर में विनती की। आज्ञा है। तब तो मुझे वकील बैरिस्टर के पास जाना होगा। यदि भाग्य में कारावास ही लिखा है तो भुगतना ही पड़ेगा। वकील बैरिस्टर करोगे? अरे मूर्ख, इतना पैसा कहां से लाओगे? कर्ता, गांव में जो थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन जायदाद है उसे बेच दूंगा। और जेल से छूटकर क्या खाओगे? समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। फिर कोई तुम्हें रसोइये की नौकरी भी नहीं देगा। मैं और भी अधिक भयभीत होने का नाटक करते हुए फटी-फटी आंखों से बाबू के मुख की ओर जड़वत निहारने लगा। अंततः उन्होंने अपनी असली चाल चली और बोले, सुनो, तुमने मेरी जवान बेटी की अनभिज्ञता का लाभ उठाकर उसके अंग का स्पर्श किया है, उसका भीषण अहित किया है। अब इसका केवल एक ही प्रायश्चित है, तुम्हें उससे विवाह करना होगा। यह सुनकर मुझे रत्ती भर भी विस्मय नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूर्व में ही इसकी कल्पना कर ली थी। उपन्यासों में भी मैंने ऐसे कई प्रसंग पढ़े थे। पर खेल को किंचित और आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, आज्ञा है कर्ता, मुझे इसमें कोई विशेष आपत्ति तो नहीं है, परंतु हम ठहरे कुलीन ब्राह्मण। यदि गण, पण और कुल मर्यादा के विषय में आप मानरक्षण करेंगे तो भला मेरी क्या आपत्ति हो सकती है? ये सुनते ही बाबू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बड़े आए कुलीन ब्राह्मण, कुल मर्यादा की बात करते हो? अच्छा, तो जाओ एक बार जेल की हवा खाकर आओ। वहां तुम्हारी ये कुल मर्यादा और भी बढ़ जाएगी। जेल से लौटकर शायद और भी अधिक धन कमा सकोगे। फिर अंत में गरज कर बोले, गणपण, किस निर्लज्जता से मांग रहे हो? तुम्हें जेल भेजने के स्थान पर अपनी बेटी देने का प्रस्ताव कर रहा हूं। यही तुम्हारा परम सौभाग्य है, इसे विधाता का वरदान समझो। मैंने विनम्रता का पाखंड करते हुए कहा, आज्ञा है। वो तो है ही। परंतु बाबू ने मुझे बीच में ही टोक दिया, परंतु कुछ नहीं। मेरी बात पत्थर की लकीर है, एक पाई भी नहीं मिलेगी। विवाह हेतु राजी हो तो उत्तम, अन्यथा सीधे जेल। बस यही मेरा अंतिम निर्णय है। मैंने खेल को और अधिक मजेदार बनाने के लिए पुनः कहा, कर्ता, आपकी सुपुत्री से विवाह करना मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए तो वास्तव में परम सौभाग्य की बात है। परंतु बाबू ने झुंझलाकर कहा, परंतु क्या? यदि जेल जाना ही तुम्हें अधिक बड़ा सौभाग्य प्रतीत होता है तो वहीं जाओ। आज्ञा है कर्ता, मेरा आशय वो नहीं था। पर बिना किसी सुनिश्चित आय के विवाह करना क्या उचित होगा? मैं उसे खिलाऊंगा क्या? क्यों? अभी तो तुमने स्वयं कहा कि जमीन जायदाद बेचकर वकील बैरिस्टर खड़ा करोगे। उसी जमीन पर खेती बाड़ी करके क्या अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं कर सकोगे? आज्ञा है, पर वह संपत्ति तो अत्यंत अल्प है। किसी प्रकार जीवन निर्वाह तो हो सकता है, परंतु क्या मात्र उस पर निर्भर रहकर विवाह करना श्रेयस्कर है? उदाहरण के लिए आपके दफ्तर के वे छोटे साहब जो 500 रुपए का भारी वेतन पाते हैं, उन्होंने भी तो अभी तक विवाह नहीं किया है। ये सुनते ही बाबू क्रोध से जल उठे और झल्लाकर बोले, अरे वे साहब हैं, अंग्रेज हैं, क्या हम भी साहब बन गए हैं? क्या वे जो करेंगे वही हमें भी करना होगा? इसी अंधी नकल ने तो इस देश का सत्यानाश कर दिया है। अब मुझे लगा कि इस स्वांग को यही विराम देना चाहिए। मैंने कहा, आज्ञा है कर्ता, तब तो मैं विवाह हेतु तैयार हूं। यही बुद्धिमानी की बात है। देखो, सामने अश्विन का मास आ रहा है। जैसे ही पूजा का अवकाश होगा, हम पश्चिम उत्तर भारत की ओर भ्रमण हेतु निकलेंगे। मधुपुर या देवघर जैसी किसी शांत जगह जाकर वहीं किसी पुरोहित को बुलाकर विधि विधान से विवाह संपन्न करा देंगे। आज्ञा है, पर क्या इतनी दूर जाने की आवश्यकता है? क्या यहां कलकत्ता में विवाह नहीं हो सकता? बाबू ने कड़वाहट से कहा,
यहाँ एक रसोइया ब्राह्मण के साथ अपनी बेटी का विवाह करके क्या मैं समाज में मुंह दिखाने लायक रहूंगा? नहीं नहीं, ये असंभव है। वहां एकांत में विवाह होगा तो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, सब चुपचाप निपट जाएगा। यहां वापस आकर हम स्वयं ही ये प्रचार कर देंगे कि हमने किसी सुयोग्य और उच्च कुल के पात्र को खोजकर विवाह कर दिया है। शारदीय नवरात्र की पावन बेला में पूजा के अवकाश की घोषणा होते ही बाबू साहब सपरिवार देवघर की यात्रा पर निकल पड़े। नियति का खेल देखिए, उन्होंने मुझे भी अपने साथ ले लिया। यहां तक कि बेचारी प्रियमोदा को अभी तक इन गुपचुप रची गई योजनाओं के विषय में रत्ती भर भी भनक नहीं थी। उसके माता पिता ने अत्यंत गोपनीयता के साथ आपस में मंत्रणा कर सब कुछ पहले से ही निश्चित कर लिया था। मेरे एक घनिष्ठ मित्र जो पेशे से वकील थे, वे भी उस बार छुट्टियों में मधुपुर जा रहे थे। मैंने उनसे विशेष अनुरोध किया था कि वे मेरे लिए वहां एक सुंदर और सुसज्जित भवन किराए पर लेकर रखें। देवघर की उस पवित्र नगरी में शुभ मुहूर्त और मंगल बेला में हमारा विवाह संपन्न हुआ। नववधू को साथ लेकर मैंने अपनी जीवन यात्रा का नया अध्याय आरंभ किया। मेरे श्वसुर महोदय ने अपनी असीम उदारता का परिचय देते हुए स्वयं के व्यय पर हम दोनों के लिए यशोर तक के तृतीय श्रेणी के 2 रेल टिकट खरीदकर हमें भेंट किए। विवाह की उस प्रथम रसीली रजनी के उपरांत प्रातःकाल विधिवत कुशंडिका का संस्कार पूर्ण कर हमने अगले दिन की भोर में प्रस्थान किया। उस समय तक प्रियमोदा यही समझ रही थी कि हमारा गंतव्य यशोहर ही है, किंतु जैसे ही रेलगाड़ी मधुपुर के स्टेशन पर आकर थमी, मैंने महिलाओं के डिब्बे से प्रियमवदा को ससम्मान नीचे उतारा। प्रियमवदा ने विस्मय भरी आंखों से चारों ओर देखा और पूछा, अरे यहां क्यों? हम यहां क्यों उतरे हैं? मैंने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सोचा कि कुछ दिन यहां के शांत वातावरण में व्यतीत कर लिए जाए, उसके पश्चात आगे की यात्रा करेंगे। वहां से हम सीधे उसी भवन में जा पहुंचे जिसे मेरे मित्र ने पहले से ही हमारे लिए सुसज्जित कर रखा था। गृह में प्रवेश करते ही प्रियमवदा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, ये सुंदर भवन किसका है? अभी तो ये हमारा ही है, मैंने इसे किराए पर लिया है। अब से हम दोनों कम से कम 1 मास तक यहीं एकांत सुख का आनंद लेंगे। अपराह्न का समय था। सूर्य की ढलती हुई रश्मियां कक्ष में सुनहरी आभा बिखेर रही थी। हम दोनों उस नीरवता और एकांत के सुखद क्षणों में साथ बैठे थे। इसी उचित अवसर को पाकर मैंने प्रियमवदा को अपने वास्तविक परिचय और अब तक के उस स्वांग का सारा सत्य विस्तार से बता दिया। मुझे पूर्ण विश्वास था कि ये सुनकर प्रियमवदा आश्चर्य के सागर में डूब जाएगी, किंतु मेरे अनुमान के विपरीत प्रियमवदा ने सहज भाव से कहा, यह सब तो मैं पहले से ही जानती हूं। मैं हतप्रभ रह गया। मैंने चकित होकर पूछा, तुम जानती हो? तुम्हें ये सब कैसे ज्ञात हुआ? प्रियमवदा ने किंचित शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, याद कीजिए, जब मैं रुग्ण बीमार थी तब आपने मुझे पढ़ने के लिए रविंद्र बाबू की काव्य ग्रंथावली ला कर दी थी। याद है? हाँ, भली भांति याद है। उसी पुस्तक के भीतर एक पत्र रखा था। संभवतः वह आपके किसी आत्मीय मित्र का पत्र था। मेरा विस्मय और भी गहरा हो गया। मैंने पूछा, मित्र का पत्र? भला किसका पत्र था वो? और उसमें ऐसा क्या लिखा था जिसने मेरा सारा भेद खोल दिया? प्रियमवदा ने अपनी स्मृति पर जोर देते हुए कहा, नाम तो अब मुझे विस्मयवश स्मरण नहीं है, पर उस पत्र में लिखा था, ये कैसी पागलपन भरी धुन सवार है तुम पर। एक बड़े जमींदार के इकलौते सुपुत्र होकर स्वयं डॉक्टरी की उच्च परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अब ये रसोईयागिरी का स्वांग क्यों कर रहे हो? उसमें और भी बहुत सी बातें विस्तार से लिखी थी। तब मुझे बिजली की गति से सब स्मरण हो आया। ये वही मेरे वकील मित्र थे जिन्होंने यहां हमारे लिए भवन की व्यवस्था की थी। वे मेरे अत्यंत अंतरंग और प्राणप्रिय सखा थे। मैंने उन्हें प्रारंभ से ही अपने इस साहसिक अभियान और अपने हृदय की व्यथा के विषय में सब कुछ बता रखा था। उनके उस पत्र में वास्तव में यही सब लिखा था।
और साथ ही ये उल्हाना भी था कि यदि मैं अपने प्रभु कालीकांत बाबू की कन्या के अनुराग पाश में इतना ही जकड़ा हुआ हूं, तो क्यों न शीघ्र ही अपना वास्तविक परिचय देकर मर्यादा के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दूं। प्रतिदिन चूल्हे की आग और हांडी के धुएं के बीच कौन सा कवित्व छिपा है, ये उनकी समझ के परे था और इसी बात के लिए उन्होंने मुझे जमकर धिक्कारा था। मैंने तब मुस्कुराते हुए प्रिया से कहा, ओहो, अब मुझे याद आया। अच्छा, ये तो बताऊं कि उस पत्र में और क्या लिखा था। प्रियमुदा ने लज्जा से अपना मुख मोड़ लिया और एक मधुर मुस्कान के साथ बोली, जाइए, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं प्रिया, बताओ ना, मैंने आग्रह किया। नहीं, कदापि नहीं बताऊंगी। मेरे बहुत अनुन्य विनय और हट करने पर भी उसने वह भेद नहीं खोला। अंततः मैंने पूछा, तो क्या उस पत्र को पढ़कर ही तुम्हें ये ज्ञात हुआ था कि मैं तुमसे अगाध प्रेम करता हूं? प्रियमवदा ने अपनी पलकें झुका ली और अपनी उंगलियों से साड़ी के छोर को लपेटते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसकी वह मूक स्वीकृति ही मेरे लिए सहस्त्र शब्दों के बराबर थी। मैंने अत्यंत अनुराग के साथ उसके कंठ में अपनी भुजाएं डाली और उसे आलिंगन में भरते हुए उसके अधरों का चुंबन लिया। मैंने परिहास के स्वर में कहा, ये तो तुम्हारा बड़ा भारी अन्याय है। उसने कौतूहल से पूछा, कैसा अन्याय? पराया पत्र पढ़ना क्या उचित है? उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्या आप मेरे लिए पराये थे? प्रिय, तब तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ था और तुम्हें तो यह भी ज्ञात नहीं था कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। फिर भला उस समय मैं पराया क्यों नहीं था? आप ऐसा सोचते हैं तो फिर और क्या? प्रिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में अगाध विश्वास भरकर कहा, जब हमारा जन्म हुआ था, विधाता ने उसी क्षण ये निश्चित कर दिया था कि हमारा पाणी ग्रहण होना है। तब से हम एक दूसरे के ही तो थे। मैं भाव विभोर हो उठा और पुनः उसे आलिंगन में लेने हेतु अपनी भुजाएं फैलाने ही वाला था कि तभी द्वार पर भृत्य की दस्तक सुनाई दी। हुजूर, माली ताजे फूलों की डलिया लेकर उपस्थित हुआ है। मैंने बाहर जाकर देखा, माली ने प्रचुर मात्रा में रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों का ढेर लगा दिया था। उन्हीं दिव्य और महकते हुए पुष्पों से उस सुहानी रजनी में मेरी फूलशैया सजाई गई। समाप्त।